वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास तक अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 5 की विद्युत धारा की, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में उसको कंप्लीट भी कर लिया था। इसी कड़ी में आगे आज अपने बात करने वाले हैं लेसन नंबर 6 की, जो कि अपने पास होगा विद्युत परिपथ। और इस लेसन के अंतर्गत सबसे पहले अपने समझेंगे किरचॉफ नियम को। तो आज की अपनी ये जो क्लास है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल इस आज की क्लास में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो और चाहे वो थ्योरेटिकल बेस्ड हो, क्योंकि यहाँ पे अपने किरचॉफ के नियम की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। किरचॉफ का नियम पूछ सकते हैं, या फिर उसके 2 नियम होंगे हालांकि, तो अलग अलग नियम से भी पूछा जा सकता है, या उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि लगभग 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है वो आज की क्लास से डेफिनेटली मेन एग्जाम में आने वाला है। सो अपने शुरुआत करते हैं किरचॉफ के नियम से कि किरचॉफ के नियम क्या थे। एक्चुअल में जब भी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो किस प्रकार करंट फ्लो होगा, कितना उसका मान रहेगा, किस प्रकार वोल्टताएं होंगी, उन सब को लेकर के किरचॉफ ने 2 नियम प्रदान किए थे। जिसमें से पहला नियम था किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे अपने लूप नियम संधि नियम कहते हैं। तो पहले अपने बात करेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम जो कि कौन सा होगा? संधि नियम होगा। अब इस नियम में एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज दैट एक निश्चित पॉइंट है, इस पॉइंट पर कुछ धाराएं आएंगी, कुछ धाराएं निर्गत होंगी। सो ये जो पॉइंट होगा उस केस में संधि बिंदु कहलाएगा। कौन सा पॉइंट कहलाएगा? संधि बिंदु। ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे आने वाली और जाने वाली धाराएं आपस में मिलती हैं। यानी कि सपोज दैट कि ये एक वायर हो गया, ये एक दूसरा वायर हो गया। यहाँ पे आने वाली धारा है वो I1 है, साथ में आने वाली धारा है वो I2 है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक धारा निर्गत हो गई जो कि सपोज दैट I3 है, और ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा? ये यहाँ पे संधि बिंदु होगा। तो किरचॉफ ने ये कहा था कि संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा संधि बिंदु से निर्गत होने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कि I3 का मान कितना होगा? I1 प्लस I2 के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी होगी कि I3 का मान कितना बनेगा? I1 प्लस I2। I3 को इधर ले चलो, पक्षांतरण में ले आओ, तो इसको आप ऐसा कह सकते हो कि I1 प्लस I2 माइनस का I3 बराबर कितना बचेगा? 0 बचेगा। यानी कि ये जो राशि आपको नज़र आ रही है वो बीजगणितीय योग है। यानी कि मतलब ये हो गया कि कुल मिलाकर के ऐसा कह लो, चाहे इसकी 2 डेफिनेशन अपने पास बनने वाली हैं। 2 डेफिनेशन कौन कौन सी बनेगी? एक तो अपने समीकरण 1 के अनुसार देंगे, एक अपने समीकरण 2 के अनुसार देंगे। तो समीकरण 1 के अनुसार इसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो संधि बिंदु पे आने वाली धाराओं का जो योग है वो संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। यहाँ पे निर्गत होने वाली धारा केवल I3 है। यदि मैं ऐसा कह देता कि यहाँ पे धारा I4 और है तो यहाँ पे प्लस में I4 भी हो जाता, क्योंकि आने वाली धाराएं I1 प्लस I2 है और निर्गत होने वाली धाराएं I3 प्लस में I4 है। तो यहाँ भी फिर ऐसा क्या हो जाता? यहाँ भी फिर माइनस में आपका क्या बनता? I4 बनता, और बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये सिस्टम हो गया। तो किरचॉफ के प्रथम नियम यानी कि संधि नियम के अनुसार किसी बिंदु पर आने वाली या किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग हमेशा जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, जो कि समीकरण नंबर 1 में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से इसकी यदि आप बात करते हो तो ये बीजगणितीय योग है। बीजगणितीय योग फिजिक्स में आपको 2 प्रकार के योग देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। एक होता है बीजगणितीय योग और एक होता है सदिश योग। तो बीजगणितीय योग क्या होता है? बीजगणितीय योग का मतलब होता है विद साइन, प्लस या माइनस सहित लिखना, वो होता है बीजगणितीय योग। और सदिश योग क्या होता है? विद डायरेक्शन यानी कि दिशा सहित लिखना, वो सदिश योग होता है। सो यहाँ पे हमने बीजगणितीय योग किया है। कैसे किया है कि किसी भी संधि बिंदु पर यदि धाराएं प्रवेशित है तो उस धारा को प्लस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे कि प्लस I1 प्लस I2। और यदि धाराएं संधि बिंदु से निर्गत होती है तो
तो उस धारा को माइनस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब -I3 -I4। तो यहाँ पे I1 I2 तो प्लस के रहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। I3 और I4 है, निर्गत धाराएं आता है वो किस में रहेंगी, माइनस रहेंगी, और इनका बीजगणितीय योग है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो सेकंड यहाँ पे डेफिनेशन बन जाएगी, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। इन दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको याद रहे वो किरचॉफ के प्रथम नियम में लिख सकते हो। तो पहली डेफिनेशन कौन सी थी कि किरचॉफ के प्रथम नियम यानी कि संधि नियम के अनुसार प्रवेशी धाराओं का मान हमेशा या प्रवेशी धाराओं का योग हमेशा निर्गत धाराओं के योग के तुल्य होता है। दूसरी डेफिनेशन कौन सी थी, किसी संधि बिंदु पर निर्गत एवं प्रवेशित धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होता है, शून्य होता है। और इस नियम को अपने कौन सा नियम कहने वाले हैं, संधि नियम कहने वाले हैं। इस पूरे बातों का एक ही सारांश निकलता है कि इस संधि बिंदु पर जितना भी आवेश आएगा, धारा तो डिपेंड होती है आवेश पे, आवेश जितना ज़्यादा प्रवेश करता है उतनी ही ज़्यादा धारा होगी। तो यहाँ इस संधि बिंदु पे जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश यहाँ से निर्गत भी हो जाएगा, तभी तो निर्गत धारा प्रवेशित के बराबर होने वाली है। कहने का मतलब संधि बिंदु पर जितना आवेश आता है उतना ही आवेश निर्गत भी हो जाता है। तो आवेश यहाँ पे नष्ट नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता, वेस्ट नहीं होता, जितना प्रवेशित हुआ उतना का उतना निकल जाएगा। अर्थात जो संधि नियम है वो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित होगा। कौन से नियम पर, आवेश संरक्षण नियम पर। तो एग्जाम में ये बात भी पूछी गई है, संधि नियम किस संरक्षण नियम का पालन करता है, तो संधि नियम आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि यहाँ पे आवेश है वो कंजर्वेटिव है, संरक्षित है, वो वेस्ट नहीं हो रहा है, जितना आवेश आ रहा है उतना ही आवेश यहाँ से निर्गत हो रहा है। तो ये तो हो गया संधि नियम, और ये आवेश संरक्षण नियम पे काम करेगा। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसकी अपने बात करें, तो अपने इसी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जैसे कि अपने पास ये एक संधि पॉइंट हो गया, यहाँ से कुछ धारा आई, कुछ धारा यहाँ से आई और आगे चले, तो ये एक संधि पॉइंट हो गया। फिर यहाँ से धाराएं इस प्रकार से निर्गत हो रही है। सपोज दैट ये संधि पॉइंट ए है, ये संधि पॉइंट बी है। देखो संधि पॉइंट होते कितने किसी परिपथ में, एक ही परिपथ में अनेक संधि पॉइंट हो सकते हैं। कैसे पता चलेगा और कितने होंगे, कि उस पॉइंट की तलाश कर लो जहाँ पे एक से ज़्यादा धाराएं आपस में मिल रही हैं, चाहे वो निर्गत हो चाहे प्रवेशित हो, वो उस परिपथ का संधि पॉइंट होगा। यहाँ पे 3 धाराएं मिल रही हैं, 2 प्रवेशित हैं 1 निर्गत है। यहाँ पे 3 धाराएं मिल रही हैं, 2 निर्गत हैं और 1 प्रवेशित है। तो यहाँ पे संधि पॉइंट है वो 2 हो गए, ए और बी। मान लो इस धारा का मान 1 एम्पियर है, इस धारा का मान भी 1 एम्पियर है। ओके, सो हमें बताना ये है कि भाई ये धारा यहाँ पे आई है और यहाँ पे धारा मैंने मान ली 0.25 एम्पियर, तो इस शाखा में धारा कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे, संधि बिंदु ए पर बात कर लो। कौन से बिंदु पे, संधि बिंदु ए पर जितनी धाराएं प्रवेशित है उतनी धारा निर्गत होगी। तो इस शाखा के अंदर आप धारा को समझ लो I1 मान लो, तो I1 का मान कितना होगा, जितनी प्रवेशित है, यानी कि 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो I1 का मान यहाँ से कितने एम्पियर आएगा, 2 एम्पियर आएगा। अब इस बी पॉइंट की बात कर लो, बी पॉइंट पर प्रवेशित धारा कितनी हो गई, 2 एम्पियर हो गई। निर्गत धारा कितनी हो गई, 0.25 एम्पियर तो 1 है और I एम्पियर 1 है। तो 2 एम्पियर का मान अपने बात करें संधि बिंदु बी पर, तो 2 एम्पियर का मान किसके तुल्य होगा, ये तो प्रवेशित है, निर्गत के बराबर हो जाएगा, 0.25 + I के योग के बराबर हो जाएगा। तो I बराबर क्या बनेगा, 2 में से 0.25 घटा दो, 1.75 एम्पियर, यानी कि इस धारा का मान कितना आएगा, 1.75 एम्पियर आएगा। ऐसा एग्जाम में पहले बहुत सी बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये था अपने पास किरचॉफ का प्रथम नियम। अब अपनी बात करते हैं किरचॉफ का सेकंड रूल। तो सेकंड अपने पास रूल होगा किरचॉफ का द्वितीय नियम।
जो कि लूप नियम कहलाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो वोल्टताओं पे डिपेंड करता है। इससे पहले हमने कई बार क्लास में बात की है कि किसी भी परिपथ में वोल्टताएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आरोपित वोल्टता और दूसरी होती है उत्पन्न वोल्टता। और आरोपित वोल्टता का मान हमेशा उत्पन्न वोल्टताओं के बराबर होता है। इसी बात को सिद्ध करता है किरचॉफ का द्वितीय नियम कि आरोपित वोल्टताएं बराबर होंगी उत्पन्न वोल्टताएं। अब कैसे, इसको कौन सा नियम कहोगे? लूप नियम कहोगे। तो किरचॉफ ने इस नियम के बारे में पहले क्या कहा था उसकी अपने बात करते हैं। जैसे अपने पास एक परिपथ है, सपोज दैट ये प्रतिरोध हो गया R1, ये प्रतिरोध हो गया जी R2। यहाँ पे अपने एक बैटरी लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से, सेल लगा दिया, हालांकि सेल या बैटरी लगा दी हमने। इसकी वोल्टता को, टर्मिनल वोल्टता को हमने V नाम दे दिया और करंट फ्लो है वो इस प्रकार से होगा। और करंट को कितना मान लिया? मान लो कि I मान की धारा परिपथ में प्रवाहित होती है। ओके, तो इस प्रतिरोध के सिरों पे वोल्टता कितनी उत्पन्न होगी? प्रतिरोध के सिरों पे वोल्टता V बराबर IR से निकलेगी। तो V बराबर हो जाएगा, धारा तो हो गई इसमें I और प्रतिरोध का मान कितना है? R1 है। इतना इसमें वोल्टता उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पे वोल्टता कितनी उत्पन्न होगी? I का मान तो I है लेकिन प्रतिरोध R2 है। ये R2 प्रतिरोध के सिरों पे उत्पन्न वोल्टता हो गई और ये यहाँ पे आरोपित वोल्टता है। तो किरचॉफ ने ये कहा था कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न वोल्टताओं का योग हमेशा परिपथ में बैटरी की या सेल की वोल्टताओं के योग के बराबर होता है। यहाँ पे भी दो डेफिनेशन होगी, दोनों को अपने बारी बारी से समझेंगे। तो पहला तो उसने क्या कह दिया कि परिपथ में जितने भी प्रतिरोधक लगे हुए हैं उनके सिरों पे उत्पन्न वोल्टताओं का योग हमेशा परिपथ में लगे सेल की वोल्टताओं के योग के बराबर होता है। मतलब ये हो गया कि प्रतिरोध के सिरों पे आप वोल्टताएं ज्ञात करो तो एक के सिरों पे वोल्टता तो है जी IR1, योग करना है दूसरे के सिरों पे वोल्टता है IR2। इसका मान हमेशा कितना होगा? परिपथ में जो भी सेल या बैटरी लगी हुई है उसके सिरों पे कितनी वोल्टता है उसके योग के बराबर होगा। यानी कि ये मान किसके तुल्य आएगा? V के तुल्य आएगा। और यदि यहाँ पे आप इसका V वाबल कैपिटल E कर देते हो तो ये भी एक प्रकार की वोल्टता है, उस केस में आपको यहाँ पे E लिखना होगा। तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम था। तो ये तो होगी प्रतिरोधक के सिरों पे उत्पन्न वोल्टताएं, इसका योग किसके बराबर हो गया? सेल के सिरों पर उत्पन्न वोल्टताओं के योग के बराबर हो गया। यहाँ पे तो हमने केवल एक सेल लिया है। सपोज दैट यहाँ पे एक सेल और लगा हुआ है कुछ इस प्रकार से, तो इसका V वाबल E1 मान लो और इसका V वाबल E2 मान लो। अब क्या होगा? प्रतिरोधकों के सिरों पे कुल वोल्टताओं का योग परिपथ में जितने भी सेल लगे हुए हैं उनकी वोल्टताओं के योग के बराबर बनेगा। E1 प्लस E2 के बराबर ये वैल्यू निकल के आएगी। समझ गए बात को? तो परिभाषा क्या बन जाएगी? परिपथ में किसी भी प्रतिरोधक, जितने भी प्रतिरोधक लगे हुए हैं, प्रतिरोधकों के सिरों पे उत्पन्न वोल्टताओं का योग हमेशा परिपथ में लगे सेलों के वोल्टताओं के योग के बराबर होता है। इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और अपने अंडरस्टूड करते हैं, समझते हैं, तो पक्षांतरण कर लो इनको। क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2, ये राशियाँ दूसरी ओर जाएंगी, माइनस में आ जाएंगी। माइनस का IR1 माइनस का IR2 बराबर कितना बचेगा? 0। अब ये क्या चीज़ हो गई? ये हमने यहाँ पे वोल्टताओं का योग कर दिया। परिपथ की जितनी भी वोल्टताएं हैं सबका आपस में योग कर दिया, बीजगणितीय योग। सारी वोल्टताएं आपस में जुड़ी हुई हैं बीजगणितीय योग के साथ। हालांकि यहाँ पे माइनस का निशान है, ये माइनस का निशान बीजगणितीय योग से आया है। कैसे आया है उसको भी हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने अभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग किया है। तो वोल्टताओं का बीजगणितीय योग हमेशा कितना होता है? 0 होता है। ये इस दूसरे नियम की सेकंड डेफिनेशन बन जाएगी। तो किरचॉफ के लूप नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक और सेलों की वोल्टताओं के बीजगणितीय योग का मान हमेशा 0 होता है। ये कौन सा नियम कहलाएगा? लूप नियम कहलाएगा। तो यहाँ पे भी लूप नियम की 2 डेफिनेशन बन चुकी हैं। बारी बार से दोबारा मैं क्विकली बता देता हूँ। पहली डेफिनेशन,
प्रतिरोधकों के सिरों पे उत्पन्न वोल्टताओं का योग हमेशा परिपथ में लगी सेलों की वोल्टताओं के योग के बराबर होता है। पहला ये हो गया। इसके अनुसार किसी विद्युत परिपथ में सेल और प्रतिरोधकों की वोल्टताओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे अपने बारी बारी से बात कर रहे हैं वोल्टताओं की, मतलब जितनी वोल्टता यहाँ सेलों के द्वारा आरोपित होती है उतनी ही वोल्टता हमें युक्तियों के सिरों पे प्राप्त हो जाती है, यानी कि आरोपित वोल्टता बराबर उत्पन्न वोल्टता है। तो यहाँ पे वोल्टता है वो कंजर्वेटिव है, वोल्टता संरक्षित है, वोल्टता नुकसान में नहीं आई है, वोल्टता की क्षति नहीं हुई है। जितनी वोल्टता आरोपित थी उतनी ही उत्पन्न हो गई। अतः ये जो रूल होगा वो वोल्टता संरक्षण नियम पर आधारित होगा, वोल्टता संरक्षण नियम। और सीधे से शब्दों में अपने बात करें तो इसके लिए आप लिखोगे ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो वोल्टता तो मैंने अपने वोल्टताओं के हिसाब से मैंने इसलिए बोला है कि भाई यहाँ पे वोल्टताएं कंजर्वेटिव हैं, और वोल्टता को अपने दूसरे शब्दों में सिंपल ये लिखने वाले हैं कि ये जो लूप नियम होगा वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होगा। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लूप नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण नियम की पालना करता, तो आपको क्या लिखना होगा, ऊर्जा संरक्षण नियम पर ये लूप नियम है वो आधारित होगा। अब यहाँ पे हमने कहा कि बीजगणितीय योग 0 होता है, तो बीजगणितीय योग में प्लस और माइनस की अहम भूमिका होती है। तो प्रतिरोधकों के सिरों पे वोल्टताएं कब प्लस माइनस होंगी, सेल के सिरों पे वोल्टताएं कब प्लस माइनस होंगी, आइए उसकी अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे प्रतिरोधक के सिरों की वोल्टताओं की। यदि अपने विद्युत परिपथ में धारा की दिशा में चलते हैं, मतलब क्या करना है, आपको एक निश्चित पॉइंट लेना है, वहाँ से चल के पूरे परिपथ में एक चक्कर लगाना है और उसके मार्ग में जितनी भी वोल्टताएं आती है उनको आप अरेंज करते चलोगे। आप यहाँ से चलना सपोज दैट शुरू करते हो। यदि आप धारा की दिशा में चलते हो, धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोधकों के सिरों पे जो भी वोल्टता हैं, किसके सिरों पे, प्रतिरोधक की वोल्टताएं जो भी आएंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। ओके, यदि आप धारा की ओपोजिट दिशा में चलते हो, सपोज दैट यहाँ से चलना शुरू किया, इस प्रकार से गति करवाते हो, उस केस में प्रतिरोधकों के सिरों पे जो भी वोल्टताएं होंगी वो क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। तो ध्यान रखोगे कि ये वोल्टताएं कब नेगेटिव होंगी, कब पॉजिटिव होंगी। परिपथ में आप धारा की दिशा में चलते हो तो प्रतिरोधकों के सिरों पे वोल्टताएं पॉजिटिव आती हैं, और यदि धारा की विपरीत दिशा में आप चक्कर लगाते हो तो प्रतिरोधकों के सिरों पे वोल्टताएं हैं वो नेगेटिव आती हैं। अब बात करते हैं सेल की वोल्टताओं की। सेल के लिए यदि आप माइनस से प्लस की ओर आते हो, अंदर की बात है, ये सेल के इंटरनल पार्ट की बात हो रही है, माइनस से प्लस की ओर आते हो तब तो इसके लिए वोल्टताएं प्लस में आएंगी, और यदि आप प्लस से माइनस की ओर आते हो तो इसके लिए वोल्टताएं माइनस में आएंगी। शॉर्ट एंड स्वीट, सेल के जिस टर्मिनल की ओर आप जा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग विवाबल या टर्मिनल वोल्टता बन जाती है। यदि आप प्लस की ओर जा रहे हो तो प्लस वोल्टता होगी, यदि आप माइनस की ओर जा रहे हो तो माइनस वोल्टता बन जाएगी। वेरी सिंपल। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रतिरोधकों के सिरों पे कब वोल्टताएं पॉजिटिव नेगेटिव होती है और सेल के सिरों पे वोल्टताएं कब पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। अब अपने इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, इस रूल को अप्लाई करके अपने चेक करते हैं, एक बार थोड़ा समझते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक विद्युत परिपथ में एक बार किरचॉफ का नियम लगता है और एक साथ एक ही बार ये नियम अप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं कि अपने पास साथ में एक परिपथ और जुड़ा हुआ होता तो अपने एक ही नियम को यहाँ पे काम में ले लेते, एक बार में ही काम चला लेते। नहीं, जितने विद्युत परिपथ बने होंगे उतनी ही बार हमें ये नियम अप्लाई करना होगा। तो आइए बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अपने मान लो अपने पास एक परिपथ है कुछ इस प्रकार से, ये हो गया प्रतिरोधक R1, यहाँ अपने एक सेल या बैटरी जोड़ देते हैं, यहाँ अपने एक प्रतिरोधक और लगा देते हैं और ये प्रतिरोधक हो जाएगा R2। यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है, विवाबल इसका E1 मान लेना, यहाँ पे अपने एक बैटरी और लगा देते हैं, विवाबल E2 मान लेंगे, एक प्रतिरोधक और जोड़ देते हैं जिसको अपने बोल देते हैं जी R3। ऐसा कुछ सिस्टम हो गया। ओके, इसके कारण जो धारा प्रवाहित होगी वो इस डायरेक्शन में प्लस से बाहर, धारा को मान लिया I1,
इधर से धारा आएगी इस सेल के द्वारा, वो मान ली I2, ये धारा I2 और I1 यहाँ मिलेंगी, तो इस शाखा में जो भी धारा प्रवाहित होगी उसको I3 मान लेंगे। यहाँ पे धारा है वो कितनी है, I3 है, और इस शाखा में धारा कितनी जा रही है, I1, और नीचे इस शाखा में धारा कितनी आ रही है जी, I2 आ रही है। ऐसा अपने पास एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर अपने क्या करने वाले हैं, इस स्ट्रक्चर में अपने लूप नियम को अप्लाई करेंगे कि ये लूप नियम लागू कैसे होगा। ऐसा अपने पास कुछ सिस्टम था और इसका विभाजन कितना माना था हमने, E2 माना था। ठीक है जी, और परिपथ का नामकरण कर दें तो ये पॉइंट मैंने A ले लिया, ये पॉइंट मैंने B ले लिया, दिस इज C, D, E पॉइंट ले लिया, और ये ले लिया अपन ने F पॉइंट। तो यहाँ पे अनेक परिपथ होंगे। कौन कौन से, एक परिपथ ये बन जाएगा, एक परिपथ ये बन जाएगा, और एक ये कंप्लीट भार वाला परिपथ होगा। तो यहाँ पे 3 परिपथ होंगे। तो 3 परिपथ है तो भाई 3 बार रूल अप्लाई करना होगा। अप्लाई करना हमें सीखना है कि अप्लाई करना कैसे है। सबसे पहले आप एक परिपथ ले लो और एक निश्चित डायरेक्शन में चलो। आप ए से चलना शुरू कर दो, ए से बी, बी से सी, सी से एफ और एफ से वापस ए। तो अपने परिपथ कौन से की बात करेंगे, ए से बी, बी से सी, सी से एफ और एफ से वापस ए। इस परिपथ में अपने बात करते और इसी के अकॉर्डिंग अपने चलते हैं। ठीक है जी, ये एक प्रतिरोधक है। यहाँ से चलेंगे ना तो सबसे पहले कौन मिला हमें, प्रतिरोधक मिला। इस प्रतिरोधक के सिरों पे कितनी वोल्टता मिलेगी, वोल्टता प्रतिरोधक के सिरों पे V बराबर IR से निकलती है, तो इसके सिरों पे वोल्टता मिल जाएगी। I का मान कितना है, इस प्रतिरोधक में से धारा कितनी गुजर रही है, I3 गुजर रही है। तो I3 प्रतिरोध कितना है, R1 है। तो इस प्रतिरोधक के सिरों पर जो भी वोल्टता होगी वो I3R1 होगी। ठीक है जी, यहाँ से चलना शुरू किया तो हम धारा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो वोल्टता आएगी वो प्लस में आएगी, यानी कि I3R1 ऐसा कुछ हो गया। आगे चलते हैं, एक प्रतिरोधक R2 और मिला। अभी भी हम धारा की दिशा में ही है, तो इसकी वोल्टता भी प्लस में लिखी जाएगी। अब इसकी वोल्टता होगी कितनी, I इंटू R होता है, धारा I1 है, प्रतिरोध R2 है, तो ये कितना बन जाएगा, I1R2 बन जाएगा। आगे चलते हैं जी, वापस ए पॉइंट पे पहुंच गए और हमें कोई प्रतिरोधक नहीं मिला, तो प्रतिरोधक का काम पूरा हो गया। अब बैटरी की बात करेंगे। ए से चलना शुरू कीजिए वापस से, यहाँ हमें वोल्टता बैटरी मिली। बैटरी में अपने प्लस की ओर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर, तो इसकी वोल्टता प्लस में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे जो E1 आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। आगे चले तो इस परिपथ में केवल एक ही बैटरी लगी हुई है, ये रूल फर्स्ट हो गया। इस परिपथ के लिए अपन ने लूप नियम को अप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार से आपको लूप नियम अप्लाई करना है। नेक्स्ट अब नीचे वाला एक परिपथ और है, उस परिपथ की भी अपने बात कर लेते हैं, लूप नियम कैसे अप्लाई होगा। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी यहीं पे इस वीडियो को पॉज कर दें और एक रफ कॉपी पेन लेकर के पहले अप्लाई करने की कोशिश करें, फिर आगे वीडियो को देखें और यहाँ पे मैच करें कि क्या आपने वाकई में सच में अप्लाई किया है रूल, क्या आपको वाकई में समझ में आया है। ओके, तो नेक्स्ट अपने पास परिपथ कौन सा है, हम F से चलना शुरू करेंगे। एक बात और बता दूं मैं, ज़रूरी नहीं कि आप F से C की ओर ही जाओ, बेटर होगा कि आप धारा की दिशा में मैक्सिमम चलने की कोशिश करना। आप F से इस डायरेक्शन में भी आ सकते हो, आपकी मर्जी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घूमिए आप। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले F से C की ओर आऊँगा, तो ये हो जाएगा F से C, C से चलेंगे D पे, फिर E पे, फिर F पे। ये अपनी डायरेक्शन होगी चलने की। तो सबसे पहले प्रतिरोधक के सिरों पे वोल्टताएं देखो, F से चलते यहाँ पहुँचे, धारा की ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जी माइनस आएगा। इसके सिरों पे वोल्टता कितनी होगी, धारा इंटू प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा I1R2। आगे चलते एक प्रतिरोधक और मिला, इसके सिरों पे वोल्टता कितनी होगी, धारा इंटू प्रतिरोध I2R3, लेकिन धारा की दिशा में है तो वैल्यू बनी रहेगी प्लस में, I2R3 इज इक्वल, और कोई प्रतिरोध तो है नहीं, इज इक्वल में क्या होगा, F से चलते हैं, सेल मिला, माइनस की ओर आ रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर, तो वोल्टता माइनस में लिखी जाएगी E1। आगे चलते हैं उसी परिपथ में, अब माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, इसकी वोल्टता प्लस में लिखी जाएगी,
तो ये बन जाएगा E2 और ये अपने पास समीकरण नंबर 2 आ गई। आपने इस परिपथ में किरचॉफ के नियम को अप्लाई कर दिया है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि अपन ने 2 परिपथ में इस नियम को अप्लाई किया है और तीसरा परिपथ आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। एग्जाम्पल नंबर 6.1 और 6.2 इन 2 नियम पे बेस्ड हैं। आप उसको सोल्व करने की कोशिश करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वाकई में आपने उसको सही से किया है, आपको समझ में आया है। और यदि ये वीडियो आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर अवश्य करना। सो आज आपने क्या किया है, हमने आज किरचॉफ के 2 नियमों को पढ़ा है, किरचॉफ का लूप नियम और किरचॉफ का संधि नियम, और उसका यूज कैसे होता है, कैसे उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, उसको हमने समझा है। सो आज के लिए बस इतना ही। कल लौटेंगे अपने आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।